हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास गृहदाह का 8वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। अरे सुरेश, आओ आओ, अंदर आओ। सब मजे में? महिम का स्वागत भाषण समाप्त होने के पहले ही सुरेश सामने आकर खड़ा हुआ। हाथ के ग्लाइडस्टोन बैग को उतार कर बोला, हाँ मजे में, मगर यह क्या अकेले खड़े हो? अचला बहुरानी पल में सचला होकर कहाँ अंतर्धान हो गई। उनकी ऊंची आवाज ने तो मोड़ पर से ही मुझे इस घर का पता बताया। वास्तव में अचला की आखिरी बात नाराजगी में जरा जोर से निकली थी। वह घर के बाहर ही सुरेश के कानों तक पहुंची थी। सुरेश ने कहा, देख लिया महिम, विदुषी स्त्री पाने का कितना बड़ा लाभ है। कै दिन हुए आए और इसी बीच देहात के प्रेमालाप के ढंग तक को ऐसा हासिल कर लिया कि उसमें त्रुटि निकाल सके देहात की स्त्री की भी ऐसी मजाल नहीं। शर्म के मारे महिम का कान तक रंग गया। वह चुप खड़ा रहा। सुरेश ने कमरे की ओर देखकर अचला को लक्ष्य करके कहा, बड़े बेमौके आकर मजा किरकिरा कर दिया भाभी, माफ करना। महिम, अरे खड़े हो, बैठने को कुछ हो तो ले चलो, जरा बैठूं। चलते चलते तो पाँव की गांठें टूट गई। अच्छी जगह घर बनाया था भैया, चलो चलो। चलो कहकर महिम ने उसे बाहरी बैठक में ले जाकर बैठाया। सुरेश ने कहा, भाभी मेरे सामने ना आएंगी क्या? पर्दा नशी। सुरेश के जवाब देने से पहले ही अचला बगल का दरवाजा ठेलकर अंदर आई। उसके चेहरे पर कलह की जरा भी निशानी नहीं। प्रसन्न मुख ही बोली, यह सौभाग्य तो आशातीत है, मगर यूं अचानक। उसके प्रसन्न हंसते चेहरे से सुख सौभाग्य के निखरे विकास की कल्पना करके सुरेश का कलेजा डाह से मानो जल उठा। हाथ उठाकर उसने नमस्कार किया, कहा, लगता है यह अचानक आकर मैंने ठीक नहीं किया, मगर हो क्या रहा था अभी? देयर फर्स्ट डिफरेंस, या जब से आई हैं मतभेद चल रहा है? कौन सा ठीक है? अचला ने हंसते हुए कहा, कौन सा सुनने पर आप खुश होंगे? दूसरा है ना? तो फिर मेरा वही कहना ठीक है। अतिथि का मन छोटा करना ठीक नहीं। सुरेश का मुंह गंभीर हो गया, बोला, किसने कहा? घर की मालकिन का वही तो असली काम है, वही पक्का परिचय है। अचला ने हंसते हुए कहा, घर ही नहीं तो घर की मालकिन कैसी? गरीब के इस झोंपड़े में आपकी रात कैसे बीतेगी, इसी की चिंता हो रही है मुझे। मगर धन्य हैं आप, जानकर यह दुख उठाने आए। पति की ओर देखकर बोली, अच्छा, नयन बाबू से कहकर चंद्र बाबू के यहाँ रात को इनके सोने का इंतजाम नहीं कराया जा सकता? उनका घर पक्का है, बैठक भी है, इन्हें कोई तकलीफ ना होगी। सौजन्य की आड़ में दोनों के श्लेष के इन वारों से महिम का मन अधीर हो रहा था, मगर इसे रोके कैसे, समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में सुरेश ने खुद ही इसका प्रतिकार किया। हाथ जोड़कर बोल उठा, पहले जरा चाय वाय दो भाभी, पीकर जरा संजीदा हो लो, फिर नयन बाबू से कहो और श्रवण बाबू से कहो। चंद्र बाबू के पक्के घर में सोने की सिफारिश पर भी राजी हूँ, मगर चाहे जो कहो महिम, इस गांव घर पर ऐसा खिंचाव होना तो खुशी की बात है। महिम की ओर से अचला ने ही जवाब दिया, हंसकर कहा, खुशी होना ना होना किसी के अपने ऊपर है, लेकिन यह मेरे ससुर का घर है, इस पर खिंचाव ना हो और बड़े लाट के भवन पर हो तो वही तो झूठ है। खैर, पहले संजीदा हो लीजिए, फिर बातें होंगी। मैं चाय के लिए पानी रखने को कह आई हूँ। 5 एक मिनट में चाय करती हूँ, तब तक मुंह बंद करके जरा आराम कीजिए, कहकर हंसती हुई अचला चली गई। उसके वहां से जाते ही सुरेश के जी की जलन मानो बढ़ गई। अपने को वह सदा कमजोर और चंचल चित्त का ही जानता था,
और उसके लिए उसे लज्जा या क्षोभ भी न था। छुटपन में महिम से उसकी तुलना करते हुए जब संगी साथी उसे सनकी, ख़याली आदि कहा करते, तो वह मन ही मन खुश होकर कहता कि यह सही है कि मुझ में निश्चय ही दृढ़ता नहीं, प्रवृत्ति से मैं मजबूर हूँ, किंतु दिल मेरा साफ है। मैं कभी नीच या छोटा काम नहीं कर सकता। मैं अपनी आमदनी समझकर खर्च करना नहीं जानता। अच्छे बुरे का विचार करके तब दान नहीं करता। अगर मेरा जी रो उठे तो बदन का कपड़ा तक किसी को दे आने में मुझे झिझक नहीं होती। सो जिसको भी और जिस कारण से भी हो, मगर मेरे बारे में किसी को भी यह शिकायत करने की गुंजाइश नहीं कि सुरेश ने किसी से डाह की है या कि स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। लिहाजा शुरू से दिल के मामले में जिसकी बेहद कमजोर होने की बदनामी थी और खुद भी जिसे वह सत्य ही मानता था, उसी सुरेश ने जब अचला के संबंध में अंतिम क्षण में अपने ऐसे कठोर संयम का परिचय पाया, तो अपने में इस अज्ञात शक्ति के आभास से न केवल खुश हुआ, बल्कि गर्व से उसकी छाती फूल गई। अचला के विवाह के बाद 2 दिनों तक वह अपने को यह कहता रहा कि मैं कमजोर और लाचार नहीं, प्रवृत्ति का गुलाम नहीं हूँ। जरूरत हो तो मन से सारी प्रवृत्ति को ही कुरेद कर फेंक दे सकता हूँ। अब मेरे मित्र और उनकी पत्नी यह सोचा करें कि दोस्ती क्या चीज होती है और उसके लिए कोई कितना त्याग कर सकता है। लेकिन किसी भी झूठ से ज्यादा दिनों तक कोई दरार भरकर नहीं रखी जा सकती। उसका आत्म संयम सत्य न था, वह आत्म प्रताड़ना थी। नतीजा यह हुआ कि 1 हफ्ता गुजरते न गुजरते उसके झूठे संयम का यह मुंह फूले हुए हृदय ने धीरे धीरे निकाल कर उसे बड़ा संकुचित कर देने लगा। उसका मन बार बार कहने लगा, इस त्याग से उसे क्या मिला, इस त्याग ने उसे क्या दिया, अब किस सहारे से वह अपने को खड़ा रखेगा। फूफी कहेंगी, बेटे अब तुम ऐसी बहू ले आओ जिसके सहारे गिरस्ती संभालूं। एक दिन समाज के फाटक पर केदार बाबू से भेंट हो गई। उन्होंने साफ कहा कि गलती हो गई। महिम से अचला के ब्याह में वे शुरू से ही राजी न थे, लेकिन चूंकि सुरेश उदासीन सा रहा, इसलिए लाचारी में राजी होना पड़ा। घर लौटकर उसका मन शाप देने लगा कि इस विवाह से दोनों में से कोई सुखी ना हो। मेरे मित्र भी औकात से बाहर जाने की गलती महसूस करें और अचला भी अपनी भूल समझकर अफसोस की आग में जले। लेकिन जो भी हो, उसका दिल छोटा नहीं है। इस बुरा चाहने के लिए वह अपने मन को तरह तरह से दबाने लगा, पर उसका दुखी और प्रताड़ित मन वश में न आया। जिद्दी लड़के की नाई बार बार उसी को दोहराने लगा। इसी तरह उसने 1 महीना तो काटा और एक दिन कौतूहल को दबा ना पाकर हाथ में बैग लिए महिम के घर जा पहुंचा। सुरेश ने दोस्त की तरफ ताक कर कहा, अब समझ रहे हो महिम, मेरी बात कितनी सही थी? महिम ने पूछा, कौन सी बात? सुरेश ने विज्ञ जैसा कहा, देहात में मैं रहता जरूर नहीं हूँ, पर उसका सब कुछ मैं जानता हूँ। मैंने आगाह नहीं किया था तुम्हें कि गांव से समाज से बड़ा विरोध होगा। महिम ने सहज ही कहा, कहाँ, विरोध तो वैसा कुछ नहीं हुआ। सुरेश बोला, विरोध और किसे कहते हैं? तुम्हारे यहाँ किसी ने भोजन किया, यही क्या काफी बेइज्जती नहीं? महिम बोला, मैंने किसी को खाने के लिए कहा नहीं। सुरेश ने कहा, नहीं कहा? अच्छा हाँ, दावत का मुझे तो न्योता ही नहीं दिया। महिम बोला, दावत ही नहीं हुई? सुरेश ने अचरज से कहा, दावत नहीं हुई? ओह, तुम्हारा तो, लेकिन ऐसे कब तक खैर मनाओगे? आफत मुसीबत है, बाल बच्चों का जनेऊ ब्याह है, दुनियादारी करो तो है क्या नहीं। मैं कहता हूँ। जद्दू से चाय का सरंजाम लिवाए खुद मिठाई की रकाबी लेकर अचला आई। सुरेश की अंतिम बात उसके कानों पहुंची थी।
पर चेहरे के भाव से सुरेश उसे समझ न सका। दोनों दोस्तों का नाश्ता और चाय पानी हो चुका तो कंधे पर चादर रखकर महिम उठ खड़ा हुआ। गांव का जमींदार था मुसलमान। महिम उसके लड़के को अंग्रेजी पढ़ाता था। जमींदार खुद लिखा पढ़ा न था मगर उदार था और महिम पर अच्छा ख्याल रखता था। इसलिए समाज की दुहाई देकर गांव के लोग उस पर जुल्म करने की हिम्मत न कर सके। अचला ने कहा, आज पढ़ाने न जाते तो क्या था? महिम बोला, क्यों? अचला के मन की शक्ति और हृदय की निर्मलता जितनी बड़ी भी क्यों ना हो, सुरेश से उसका संबंध जैसा हो गया था कि उसके इस अचानक आगमन से कोई भी स्त्री संकोच किए बिना नहीं रह सकती। सुरेश को वह पहचानती थी। उसका हृदय चाहे जितना बड़ा हो, उसकी सनक पर उसे आस्था न थी, बल्कि डर ही लगता था। उसी के साथ उसे अकेली छोड़कर जाने के इस प्रस्ताव से वह उत्कंठित हो उठी, मगर चेहरे पर उसे जाहिर न होने दिया और बोली, खूब, यह भी होता है, मेहमान को अकेला छोड़कर? महिम ने कहा, मेहमान नवाजी में इससे कमी न होगी, फिर तुम तो हो ही। अचला ने धुक झुक करके कहा, लेकिन मैं भी नहीं रह सकूंगी। यह जो उड़िया रसोइया है अपना, ऐसा पक्का है यह कि उसके साथ ना रहो तो एक कौर भी मुंह में रखना मुश्किल। मैं बताऊं, तुम बल्कि। महिम ने सिर हिलाकर बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, सोना होगा, महज घंटे 2 घंटे की तो बात है। और उसने कोने से अपनी छड़ी उठा ली। एक तो यूं ही महिम का नियम टूटना मुश्किल, इस पर एक मामूली सी बात के लिए बार बार आग्रह करने में भी अचला को शर्म आने लगी। कहीं इस डर का राज सुरेश को मालूम हो जाए तो और भी शर्मिंदा न होना पड़े। महिम धीरे धीरे चला गया। उसे सुनाते हुए सुरेश ने अचला से कहा, नाहक ही जबान खोलना, शुरू से जानता हूँ वह ऐसा आदमी ही नहीं कि किसी का कहा माने। तुम मुझे कोई किताब देकर अपने काम में चली जाओ, मेरा समय मजे में कट जाएगा। यह बात अचला को अचानक लग गई। सच ही महिम कभी उसका कोई अनुरोध नहीं मानता। यह उसका एक बड़ा गुण हो चाहे, फिर भी सुरेश के मुंह से पति की इस कर्तव्य निष्ठा की बात उसी के सामने उसे अपमानजनक उपेक्षा सी लगी। वह कुछ बोली नहीं। जद्दू से एक किताब भिजवाकर वह रसोई में चली गई। काफी रात हुए जब सब सोने गए तो महिम ने पूछा, सुरेश ने तुमसे कुछ कहा कि कितने दिन यहाँ रहेगा? एक तो यूं ही आज कई कारणों से वह पति पर प्रसन्न न थी। इस पर इस पूछने में कुछ टेढ़ा व्यंग है, यह सोचकर वह कुड़ गई। रुखाई से पूछा, इसका मतलब? महिम अवाक हो गया। उसने सहज ही ढंग से जानना चाहा था, व्यंग मजाक नहीं किया था। असल में इतनी देर की बातचीत में संकोचवश वह मित्र से यह बात पूछ ना सका। न सुरेश ने ही बताया। उसे उम्मीद थी कि सुरेश ने अचला को जरूर ही बताया होगा। महिम को चुप देख अचला आप ही बोली, इस बात का अर्थ इतना आसान है कि तुमसे पूछने की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा ख्याल है सुरेश बाबू कुछ नियत लेकर आए हैं और उसे पूरा होने में कितना समय लगेगा, मैं समझती हूँ, यही ना? महिम कुछ देर चुप रहकर बोला, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं, लेकिन मृणाल के व्यवहार से आज तुम्हारा मन ठीक नहीं है। तुम कुछ भी धीर होकर समझ नहीं सकोगी। आज सो जाओ, कल बातें होंगी, कहकर उसने करवट बदल ली। अचला भी लेट गई, पर उसे किसी भी प्रकार नींद न आई। उसके मन में दिन भर जो खीज जमा होती रही थी, वह किसी झगड़े के रूप में निकल जाती तो शायद उसे चैन मिलता, लेकिन इस तरह से उसकी जुबान ही बंद कर देने के कारण वह भीतर ही भीतर जलती रही। वह प्रसंग तो बंद हो गया। जबरदस्ती उसे खोद कर झगड़ने में जो कमीनापन है, अचला के लिए वह भी असंभव था। सो कल्पना में ही पति को विपक्ष में खड़ा करके सुलगते सवालों से घायल करती हुई वह बिस्तर पर छटपटाती रही। नींद जरा देर से टूटी।
हड़बड़ाकर अचला बाहर निकली कि देखा जद्दू चाय की केतली हाथ में लिए रसोई की तरफ जा रहा है। पूछा, बाबू कुछ कह गए हैं? जद्दू ने कहा, कह गए हैं पहर भर में लौटेंगे। अचला ने पूछा, नए बाबू जग गए हैं? जद्दू बोला, जी, उन्होंने तो चाय के लिए कहा है। अचला ने झटपट मुंह धोया, कपड़े बदले और बाहर निकली। देखा सुरेश कब का तैयार हो चुका है। कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी हैं। दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखकर कल वाली किताब पढ़ रहा है। अचला के पैरों की आहट से उसने नजर उठाकर देखा। अचला के चेहरे पर रात के जागने के सारे ही लक्षण साफ झलक रहे थे। आंखों के नीचे स्याही सी, गाल फीके, होंठ सूखे। सुरेश देखने लगा और उसका जी डाह की आग से जलने लगा, मगर अपनी नजर वह किसी भी तरह हटा ना सका। उसके देखने के ढंग से अचला को अचरज हुआ, लेकिन वह मतलब ना समझ सकी। बोली, कब जागे आप? मुझे तो उठने में आज देर हो गई। वही तो देख रहा हूँ, कहकर सुरेश ने धीरे धीरे गर्दन हिलाई। सामने की दीवार पर बड़ा सा एक पुराना आईना टंगा था। ठीक उसी समय आईने की तरफ देखते ही एक ही पल में अचला के सामने सुरेश की उस निगाह का अर्थ साफ हो गया और अपनी श्रीहीनता की शर्म में वह मानो गड़ गई। अपना यह मुंह वह कहाँ छिपाए या सुरेश की मूल धारणा का प्रतिवाद करे, वह कुछ भी न सोच सकी और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। कहती गई, आपकी चाय ले आऊं? सुरेश कुछ नहीं बोला। एक लंबी उसांस भरकर वह सूनी आंखों देखता हुआ मौन बैठा रहा। 10-1 मिनट के बाद चाय लेकर अचला आई तो सुरेश अपने को संभाल चुका था। चाय का घूंट लेते हुए वह बोला, तुमने नहीं पी? अचला हंसकर बोली, मैं अब नहीं पीती। सुरेश ने पूछा, क्यों? अचला ने कहा, अब अच्छी नहीं लगती। इस पर यह जगह शायद गर्म है, पीने से नींद नहीं आती। कल तो तमाम रात सो ही नहीं सकी। एक रात नींद न आए तो ऐसी बन जाती है सूरत कि यह जला मुंह किसी को दिखाना मुश्किल। कहकर शर्माती हुई वह हंसने लगी। सुरेश कुछ क्षण चुप रहकर बोला, मगर यह तो तुम्हारी बचपन की आदत है। महिम अनुरोध नहीं करता पीने का? अचला हंसकर बोली, करे भी तो सुनता कौन है? और यह ऐसी चीज ही क्या है कि पिए बिना ना चले? अचला की यह हंसी सूखी थी, यह सुरेश ने स्पष्ट देखा। वह फिर कुछ देर चुप रहकर बोला, तुम्हें तो मालूम है भूमिका बनाकर बात करने की मेरी आदत नहीं, मुझसे बनता भी नहीं, मगर तुमसे जी खोल कर दो एक बात पूछूं तो नाराज होगी? अचला हंसकर बोली, खूब है आपकी बात, नाराज क्यों होने लगी? सुरेश ने कहा, खैर तो यह पूछूं, तुम यहाँ सुखी हो? अचला का हंसता मुखड़ा लाल हो उठा। बोली, आपका यह पूछना भी उचित नहीं। सुरेश ने पूछा, उचित क्यों नहीं? अचला सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ। यह बात आपके मन में आना ही नाजायज है। सुरेश जरा फीका हंसा। बोला, मन क्या कुछ जायज नाजायज सोचकर विचार करता है अचला? महज 2 महीने पहले ऐसा सोचना मेरे लिए उचित ही नहीं, अधिकार था। इन 2 महीनों के अरसे में वह अधिकार मेरा जाता रहा है तो जाए, उसकी नालिश नहीं करूंगा। अब मैं केवल यह हकीकत जानकर जाना चाहता हूँ। जब से आया हूँ कभी तो लगता है कि जीत गई हो, कभी लगता है हार गई हो। मेरा मन भी तुमसे छिपा नहीं। एक बार सच सच कहो तो क्या है? रुलाई का एक बेरोक उफान अचला के गले तक उठ आया, लेकिन जी जान से उसे रोक कर जोरों से सिर हिलाकर बोली, मैं मजे में हूँ। सुरेश ने धीमे से कहा, ठीक है। इसके बाद कुछ देर तक दोनों में से किसी को जैसे कोई शब्द ढूंढे ना मिले। अचानक चौंक कर सुरेश बोला, और एक बात, मैंने तुम्हारे लिए इतना झेला, यह तुम्हें कभी? अचला ने दोनों कानों में उंगली डालकर कहा, माफ करें, यह चर्चा आप ना करें।
दोनों हाथ खुले दरवाजे में फैलाकर भागने की राह रोकते हुए सुरेश ने कहा, नहीं, माफ मैं नहीं कर सकता, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। सुरेश की आंखों में वही दृष्टि थी जिसकी याद आते ही अचला आज भी सिहर उठती थी। थोड़ा पीछे हटकर डरती हुई बोली, अच्छा, कहिए। सुरेश बोला, डरो मत, बदन में हाथ ना लगाऊंगा, इतना होश अभी है। सुरेश फिर कुर्सी पर बैठ गया। बोला, इतना तो तुम्हें याद रखना ही होगा कि तुम पर अपना अधिकार मैं गरचे खो चुका हूँ, पर मेरे ऊपर तुम्हारा सारा अधिकार है। टोक कर अचला ने कहा, इसे याद रखने में मुझे कोई लाभ नहीं, लेकिन कहते कहते उसने देखा इस बात ने चोट पहुंचाकर सुरेश को बदरंग बना दिया, और तुरंत खुद भी उसने महसूस किया कि उसे भी अफसोस ने चोट की है। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सुरेश बाबू, यह बातें सुनना मेरे लिए पाप है और आपका भी बोलना उचित नहीं। आप ये बातें उठाकर मुझे क्यों दुखाते हैं? उसके चेहरे पर नजर रोक कर सुरेश ने कहा, दुख होता भी है अचला। अचला के मुंह से एकाएक निकल पड़ा, आखिर मैं क्या पत्थर हूँ? सुरेश ने अपनी निगाह अचला पर से नहीं हटाई, पर अचला की आंखें झुक गई। सुरेश ने धीरे धीरे कहा, बस यही मेरे जीवन भर का सहारा रहा, इससे ज्यादा नहीं चाहता मैं। वह कुछ क्षण स्थिर रहकर फिर बोला, जब तुम पत्थर नहीं हो तो इस अंतिम भीख से तुम मुझे वंचित नहीं कर सकती। तुम्हारे सुख की जिम्मेदारी जिस पर है रहे, लेकिन तुम्हारे हाथों जब दुख ही मिलता रहा है तो तुम्हारे दुख का बोझ भी आज से मेरा रहे। यही वरदान मैं मांगता हूँ, यही भीख दो। कहते कहते आंसुओं से उसका गला रुंध गया। अचला की आंखों से भी उसके पिछले दिन और रात की सारी संचित वेदना ना चाहते हुए भी गलकर झरने लगी। इतने में दरवाजे के बाहर जूतों का शब्द सुनाई पड़ा, और तुरंत ही अंदर दाखिल होते हुए महिम ने कहा, क्यों भाई सुरेश, चाय वाय पी? सुरेश से तुरंत जवाब देते ना बना। उसने किसी प्रकार सिर झुकाकर धोती के छोर से आंखें पोंछी, और अचला आंचल से मुंह छिपाए महिम के बगल से जल्दी से निकल गई। महिम एक पांव चौखट के अंदर और एक बाहर रखकर काठ मारा सा खड़ा रह गया। अपने को जब्त करके महिम अंदर एक कुर्सी पर बैठ गया। जिस स्थिति में मनुष्य का मन निहायत बेहयाई और तपाक से झूठ गढ़ सकता है, सुरेश के मन की वही स्थिति थी। उसने झट हाथ से आंसू पोंछकर शर्माया सा कहा, सचमुच मैं बेहद कमजोर हो पड़ा हूँ। लेकिन महिम ने इसके लिए कोई बेचैनी न दिखाई, यहाँ तक कि इसका कारण भी ना पूछा। तब सुरेश आप अपनी कैफियत देने लगा। बोला, कहने को जो चाहे कहें लोग, मगर मैं यह जोर के साथ कह सकता हूँ कि इन लोगों की आंखों में आंसू देखकर जाने कहां से तो अपनी आंखों में भी आंसू आ जाता है, रोके नहीं रुकता। मैं नहीं पहुंच गया होता तो केदार बाबू तो इस बार हरगिज नहीं बचते, मगर बड़ी अजीब बदमिजाज हैं। महिम इकलौती लड़की, उसे भी खबर नहीं करने दी। शादी होने के दिन से ही जो नाराज हैं सो नाराज ही हैं। मैंने कहा, होना था सो तो हो ही चुका। महिम ने पूछा, चाय तो मिली? सुरेश ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मिल गई, मगर बाप से ऐसा सुलूक मिले तो किसकी आंखों में आंसू न आए? कहो, मर्द ही नहीं झेल सकते, फिर यह तो औरत ठहरी। महिम बोला, वजह है, रात सोने में दिक्कत तो नहीं हुई? नींद आई थी ठीक, नई जगह। सुरेश झट से बात काट कर बोल उठा, नहीं, नई जगह में मुझे नींद में कोई दिक्कत ना हुई, एक ही करवट में सवेरा हो गया। अच्छा महिम, केदार बाबू ने अपनी बीमारी के बारे में कतई बताया ही नहीं, अजीब बात है। महिम ने बिल्कुल सहज भाव से कहा, बेशक अजीब है। फिर जरा हंसकर कहा, मुंह धोकर
जरा घूमने नहीं चलोगे? जाओ, झटपट तैयार हो लो, मुझे फिर घंटे भर में ही निकलना पड़ेगा। मेरा तो सुबह का नित्य कर्म भी नहीं हुआ। सुरेश ने किताब में ध्यान गड़ाते हुए कहा, कहानी मजे की लग रही है, खत्म ही कर डालूं। महिम बोला, वही करो, मैं 2 घंटे के अंदर अंदर लौट आऊंगा। यह कहकर वह वहां से उठ गया। उसके मुड़ते ही सुरेश ने नजर उठाकर देखा, लगा किसी अनदेखे हाथ ने मानो उसके समूचे चेहरे पर शर्म की स्याही फेर दी। जिस दरवाजे से महिम गया, उसी खुले दरवाजे की ओर एकटक देखता हुआ सुरेश काठ जैसा सख्त हो रहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसके अयाचित उत्तरदायित्व की सारी विफलता कुड़न से उसके सर्वांग में डंक मारती रही। महिम ने नजर उठाई कि अचला ने अस्वाभाविक स्वर में पूछा, मेरे पिताजी ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है? अचानक ऐसे सवाल का मतलब न समझकर महिम उत्सुक होकर उसको केवल देखता रहा। अचला ने फिर पूछा, मेरी बात शायद समझ नहीं सके। महिम ने कहा, नहीं, प्रिय ना होते हुए भी बात साफ है, मगर मतलब समझना मुश्किल है, कम से कम मेरे लिए। भीतर के क्रोध को भरसक दबाते हुए अचला ने कहा, कठिन तुम्हारे लिए दोनों में से कोई नहीं, कठिन है कबूल करना। जो बात सुरेश को तुम सहज ही बता आए, वही बात मुझे बताने की तुम्हें हिम्मत नहीं पड़ रही है शायद। महिम, आज मैं तुमसे साफ पूछना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी तुम्हारे लिए इतने नाचीज हैं कि उनकी सख्त बीमारी की बात पर भी ध्यान देना तुम जरूरी नहीं समझते? महिम ने कहा, बेशक जरूरी समझते हैं, मगर जहाँ यह जरूरी ना हो वहाँ मुझे क्या करने को कहती हो? अचला ने कहा, कहाँ जरूरी नहीं है, सुनो जरा। महिम ने चुपचाप एक बार स्त्री की ओर ताका और कड़े स्वर में कह बैठा, जैसे अभी अभी सुरेश के लिए नहीं था, और जैसे इसके लिए तुम्हारा भी नाराज होकर मेरे मुंह से कठोर शब्द कहलाना जरूरी ना था। खैर छोड़ो, जिसके नीचे कीचड़ है उस पानी को कदोड़ करना मैं बुद्धिमानी नहीं समझता। कहकर महिम बाहर आ रहा था कि अचला ने झपट कर सामने से रास्ता रोक लिया। जरा देर वह दांतों से अपना होंठ जोरों से दबाए रही, ठीक जैसे किसी आकस्मिक सख्त चोट को मार्मिक चीख को जी जान से दबा रही हो, ऐसा लगा। उसके बाद बोली, बाहर क्या कोई जरूरी काम है? 2 मिनट रुक नहीं सकोगे? महिम बोला, रुक सकता हूँ। अचला बोली, तो फिर बात साफ ही हो ले, पानी जब हट जाता है कीचड़ का पता तभी चलता है, यही? महिम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। अचला ने कहा, नाहक ही पानी को कदोड़ करने की मैं भी हिमायती नहीं, मगर इसी डर से पंखोद्धार भी बंद रखना क्या ठीक है? कदोड़ होता है तो हो, मगर कीचड़ से छुटकारा मिले, क्या ख्याल है? महिम ने सख्त होकर कहा, मुझको ऐतराज नहीं, लेकिन उससे भी जरूरी काम पड़ा है, अभी समय नहीं है। अचला ने भी वैसे ही सख्त आवाज में कहा, तुम्हारे इस ज्यादा जरूरी काम के हो जाने पर तो मिलेगी फुर्सत। खैर, ना होगा, मैं तब तक इंतजार करूंगी। कहकर वह रास्ते से हट गई। महिम कमरे से बाहर हो गया। जब तक वह दिखता रहा तब तक वह स्थिर खड़ी रही, उसके बाद किवाड़ बंद कर लिया। क्षण भर बाद जब नहाने को कहने के लिए वह सुरेश के कमरे में पहुंची, तो उसकी थकी और शोक भरी सूरत का अनुभव सुरेश नजर उठाते ही कर सका। वह समझ गया, हो ना हो महिम से उसकी कुछ खटपट हुई है। वह सिमट सा गया, मगर प्रश्न करने की हिम्मत न हुई। अचला चुप खड़ी रही, फिर पूछा, यह क्या हो रहा है? सुरेश कपड़ों को बैग में सहेज रहा था, बोला, गाड़ी तो 1 ही बजे जाती है, पहले ही सब ठीक ठाक किए लेता हूँ। अचला ने आश्चर्य से पूछा, आप क्या आज ही चले जाएंगे? सुरेश ने सिर बिना उठाए ही कहा, हाँ। अचला बोली, लेकिन क्यों भला? सुरेश ने उसी तरह सिर झुकाए हुए ही कहा, और ज्यादा रहना क्या, तुम लोगों से एक बार भेंट करनी थी, हो गई।
अचला जरा देर चुप रही, बोली, तो आप इधर आ जाइए। यह सब काम औरतों का है, आप लोगों का नहीं। मैं सब सहेज देती हूँ। वह आगे बढ़ आई। सुरेश बोल उठा, अरे नहीं नहीं, तुम छोड़ दो। यह भी ऐसा क्या काम है? यह तो। लेकिन उसके मुंह की बात खत्म होने से पहले ही अचला ने बैग उसके हाथ से ले लिया, उसकी चीजों को बाहर निकाला और तह किए हुए कपड़ों को फिर से चपोत चपोत कर बैग में भरने लगी। पास खड़ा सुरेश सकुचाकर कहता गया, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, अगर मैं खुद ही, वगैरह वगैरह। अचला ने थोड़ी देर तक उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। काम करते करते कहने लगी, आपकी बहन या स्त्री होती तो यह काम वही करती, आपको नहीं करने देती। मगर आपको डर है कहीं आपके दोस्त आकर देख ना ले, है ना? मगर देखें तो क्या, यह काम तो औरतों का ही है। सुरेश चुप खड़ा रहा। अभी अभी महिम के साथ उसका जो कुछ हो चुका, अचला उसे बेशक नहीं जानती, लिहाजा उस बात का जिक्र करके उसे दुखाने की हिम्मत ना हुई। लेकिन डर भी लगता रहा, कहीं महिम आकर फिर अपनी आंखों से ना देख ले। बैग को ढंग से सजाकर अचला ने धीरे धीरे कहा, पिताजी की बीमारी का जिक्र ना करना ही ठीक था, इससे उनका महज अपमान ही हुआ, उन्होंने तो डकार भी ना ली। सुरेश ने चकित होकर कहा, महिम ने तुमसे क्या कहा? अचला ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। आंख के इशारे से बगल के दरवाजे को दिखाकर कहा, वहां खड़ी होकर मैंने अपने कानों सब सुना। सुरेश ने अप्रतिभ होकर कहा, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ अचला। अचला ने हंसकर कहा, क्यों? अफसोस के साथ सुरेश बोला, कारण तो तुमने खुद ही बनाया। अपनी गलती से मैंने तुम्हारा और उनका, दोनों का अपमान किया है। खास करके इसलिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अचला ने नजर उठाकर देखा। अचानक भीतर के आवेग से उसकी आंखें, उसका चेहरा दमक उठा। बोली, आपने किया चाहे जो कुछ भी हो सुरेश बाबू, किया मेरे ही लिए है ना? मुझे शर्मिंदगी से बचाने के लिए ही तो यह शर्मिंदगी आपको झेलनी पड़ी। फिर भी आपको मुझसे माफी मांगनी पड़े, ऐसी अनाड़ी मैं नहीं हूँ। आप किस लिए लज्जित हो रहे हैं? जो किया ठीक ही किया। सुरेश की ठगी सी सूरत देखकर अचला ने समझा वह उसकी बात का मर्म समझ नहीं सका, इसलिए थोड़ी देर चुप रहकर बोली, आप आज ना जाएं सुरेश बाबू। यहाँ आपको अगर कुछ शर्मिंदा होना पड़ा है तो वह मेरी लाज ढांकने के लिए, वरना अपने लिए आपको पड़ी भी क्या थी। और यह घर अकेले आपके मित्र का नहीं है, इस पर मेरा भी तो कुछ अधिकार है। उसी बल पर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप मेरे अतिथि होकर और कुछ दिन रहें। उसका साहस देखकर सुरेश थक रह गया। दुविधा में पड़कर वह कुछ कहना ही चाहता था कि देखा, महिम आ रहा है। अचला उस समय तक सामने बैग को रखे इधर को पीठ किए बैठी थी। महिम के आने की बात ना जानकर कहीं वह और कुछ ना बोल उठे, इस डर से सुरेश सकुचाकर बोल उठा, तुम्हारा काम हो चुका महिम? महिम बोला, हाँ हो गया, कहकर अंदर आते ही अचला को उस हालत में देखकर बोला, यह क्या हो रहा है? अचला ने मुंह फेर कर देखा, मगर उस सवाल का जवाब न देकर पिछले प्रसंग के सिलसिले में बोली, आप हमारे मित्र हैं, और मित्र ही क्यों, आपने जो कुछ हमारे लिए किया है उससे आप मेरे आत्मीय हैं। आपके इस तरह चले जाने से मेरी लज्जा और क्षोभ की सीमा न रहेगी। आज तो मैं आपको हरगिज नहीं जाने दे सकती। सुरेश सूखी हंसी हंसकर बोला, जरा सुन लो महिम, तुम लोगों से मिलने आया था, मिलना हो तो गया बस, मगर इस जंगल में मुझे ज्यादा दिन रोकने से तुम लोगों को क्या लाभ होगा, और मेरे लिए ही यह दुख सहने का नतीजा क्या? महिम ने धीर भाव से कहा, शायद नाराज होकर चले जा रहे थे, यह इनको पसंद नहीं। अचला ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें पसंद है क्या? महिम ने कहा, मेरी बात तो हो नहीं रही। सुरेश
मन ही मन अत्यंत उत्कंठित हो उठा। इस अप्रिय प्रसंग को किसी प्रकार दबा देने की नीयत से खुशी का नाटक करता हुआ बोला, झूठा आरोप क्या लगाना? मैं नाराज क्यों होने लगा भला? गजब के आदमी हो तुम लोग तो। खैर, यही चाहते हो तो 2-1 दिन और ठहर जाऊंगा। भाभी, कपड़े सहेजने की जरूरत नहीं, निकाल दो। चलो महिम, तुम लोगों के पोखरे में ही आज नहाएं। ऐसा ही होगा तो घर जाकर कुनैन की शरण लूंगा। चलो, कहकर महिम कपड़े बदलने के लिए बाहर चला गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।